मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। एक बड़ी समाचार निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने एक महिला नेत्री को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है और वो महिला नेत्री है दक्षिण भारत से। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 के बाद से जिस प्रकार से लगातार विस्तार हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी देश के पश्चिमी भाग, आप कह लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तीनों राज्यों में एक अच्छा अपनी पकड़ जो है बना के रखी है। लगभग 80% का स्ट्राइक रेट जो भारतीय जनता पार्टी का इन तीनों राज्यों में होता है। उसके बाद चलिए पूरब के राज्यों में, तो पूरब के राज्य में जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है। असम, अरुणाचल, मणिपुर, ऐसे राज्यों में भाजपा की सरकार भी है और जहां नहीं भी है वहां भी एक आध सीट वाले राज्य हैं, तो उनमें भी भारतीय जनता पार्टी अपनी लगातार पकड़ बनाती जा रही है। पश्चिम बंगाल जो पूर्वी भारत में सबसे बड़ा है राज्य है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी देखेंगे कि 2 नंबर की पार्टी बन चुकी है। वहां पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम को तीसरे चौथे नंबर पे भेज चुकी है, ठेल चुकी है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। और रही उत्तर भारत, तो ये तो काऊ बेल्ट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि 1 नंबर की पार्टी है। चाहे बात करें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रायः हर राज्य में, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं 1 नंबर की पार्टी है। बिहार जैसे राज्य में भी संख्या बल के अनुसार 1 नंबर की पार्टी है, लेकिन अब तक बिहार में बीजेपी अपना सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटका में जहां तक सवाल है, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हर 5 साल पर सरकारें बदलती है। वहां कांग्रेस पार्टी एक बार, फिर बीजेपी दूसरी बार। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी, और लोकसभा चुनाव में तो सरकार भले ही विधानसभा में बदल जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपर हैंड बीजेपी का लगातार रहता आया है। अब बचते हैं 4 राज्य, जिसमें तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी बन चुकी है। आप कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अब जो कांग्रेस पार्टी के साथ अब कर रही है, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है के चंद्रशेखर राव की, वो पार्टी अब तीसरे नंबर पर जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का चंद्रबाबू नायडू के साथ तालमेल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां अभी तत्काल जो है वहां भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आंध्र प्रदेश नहीं है। लेकिन बचते हैं तमिलनाडु और केरल। केरल में आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि ईसाई मतदाताओं को वहां लुभाने का लगातार प्रयास कर रही है। ईसाई मतदाताओं के बीच में यह संदेश देने में भाजपा लगभग सफल हो रही है कि वहां पर जो परिस्थिति है उसमें उनको खतरा बीजेपी से नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे उनको खतरा है। वहां जो रेडिकल इस्लामिज्म है उससे खतरा है। वहां के ईसाइयों को भी ये बात समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। बचता है सबसे बड़ा राज्य दक्षिण भारत का तमिलनाडु, जो लोकसभा सदस्यता के मामले में भी और हर मामले में कहेंगे तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी एक मुश्किल राज्य है, जहां से आपने देखा कि अभी जो अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पर एक अच्छा स्थिति बनाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां पर इस बार 10 से 14% वोट लोकसभा चुनाव में लेकर आई। तो एक स्पष्ट संकेत, एक सकारात्मक संकेत तमिलनाडु से मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और इसलिए निशाने पर तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु से ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अपनी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने की संभावना है जिसने तमिल के सुपर डुपर स्टार कमल हसन को 2021 के विधानसभा चुनाव में हराया है। मार्जिन कम था, 1778 वोट ही था, लेकिन कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा सीट से कमल हसन को हराना एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं के विधायक हैं जिनका नाम है वनाथी श्रीनिवासन, लंबे समय से बीजेपी में काम कर रही है, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्षा रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है वनाथी श्रीनिवासन। और वनाथी श्रीनिवासन के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की जो राजनीति है, दक्षिण भारत की जो राजनीति है, दक्षिण भारत में अपना आधार विस्तार करने की जो राजनीति है,
उसको केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी वनाथी श्रीनिवासन का चयन कर सकती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर महिला मतदाता भी, आपको पता है कि संसद से पास हो चुका है जो महिला सशक्तिकरण बिल, जो महिला वंदन बिल कह सकते हैं, जिसके तहत 33% आरक्षण 2029 से नई परिसीमन के बाद देने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहती है कि महिलाओं के लिए, महिला को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। तो एक तरह से वनाथी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी न केवल महिला वर्ग को साधना चाहती है बल्कि दक्षिण भारत के साधना चाहती है। वैसे केवल एक वनाथी श्रीनिवासन ही कैंडिडेट के रूप में उभर के नहीं आ रही है, साथ साथ दक्षिण भारत से एक और उम्मीदवार जिसे हम डी पुरंदेश्वरी के रूप में जानते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। वो आंध्र प्रदेश से रहने वाली है और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एनटी रामाराव की पुत्री है, मतलब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनकी साली है डी पुरंदेश्वरी। उनका भी नाम अगले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा तमिल ईसाई सौंदरराजन जो तमिलनाडु में से ही नेता हैं बीजेपी से, उनका भी नाम, जो कि पूर्व में राज्यपाल भी रही है, उनका भी नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। इसका मतलब है दक्षिण भारत से 3 नाम भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है और ये तीनों दक्षिण भारत से हैं और तीनों महिला हैं। ठीक है, अगर किसी महिला को बनना है तो एक और चौथा नाम बीजेपी के सर्किल में है, लेकिन उनका दावा कमजोर पड़ेगा, इसलिए कि स्मृति ईरानी का बीजेपी के अंदर भी कई विरोध है। इसलिए बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी के नाम पर जाएगी। लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों को, अगर महिला को इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो इतना तय है कि इन तीनों उम्मीदवार में से ही कोई एक होंगे। लेकिन सबसे पहला नाम चल रहा है वनाथी श्रीनिवासन का। इसका कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है डी पुरंदेश्वरी और वनाथी श्रीनिवासन में, कि डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी में एक संविधान में एक क्लॉज है जिसमें है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो लगातार 15 वर्षों से कम संगठन में काम किया हो। तो यह डी पुरंदेश्वरी के खिलाफ जाता है। डी पुरंदेश्वरी के खिलाफ यह भी जाता है कि डी पुरंदेश्वरी की राजनीतिक यात्रा जो है वो बीजेपी से नहीं शुरू हुई, कई दल से होते हुए वो बीजेपी में आई है। लेकिन इस मामले में आप वनाथी श्रीनिवासन को अपर एज कि लगातार वो खुद तो बीजेपी से जुड़ी ही हुई है, साथ ही उनके पति एन श्रीनिवासन भी वहां विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके परिवार का संबंध रहा है और लंबे समय से बीजेपी के लिए तमिलनाडु में बीजेपी का आधार विस्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है। वो पता है आपको, इस बार जो कमल हसन को हराने में सक्षम हुई, इससे पहले भी 21 से पहले 2016 में भी वो लड़ी थी, हार गई थी। 2011 विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी। अंततः 2021 में एक बड़े स्टार को हराकर पूरे देश का ध्यान, पूरे बीजेपी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हुई है वनाथी श्रीनिवासन। और चूंकि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको संगठन का भी अनुभव है, पूरे देश भर में वो प्रवास कर चुकी हैं, तो इस कारण से उनको अपर एज मिलता हुआ दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर हम अगले मुद्दे के साथ, किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।